Good morning, students, and most welcome to everyone in today's chemistry class. इस चैप्टर में हम लोग लास्ट टर्म पे बच्चों कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे और कंसंट्रेशन टर्म में लास्ट टर्म पे हम लोगों ने मोलैलिटी स्टडी किया था और उस पर एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी के बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर? स्ट्रेंथ इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी सिंस in denominator the volume is present and volume is temperature dependent quantity, therefore strength also will be temperature dependent quantity. क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने से ग्राम सॉल्यूट का मास पर यूनिट वॉल्यूम कम होता जाता है और स्ट्रेंथ भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अब हमने मान लो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय मॉलिक्यूलर वेट, हम दोनों साइड को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसको भी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो इसको जो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो ये मोलैरिटी बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेंथ अपॉन मोलैरिटी स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोलैरिटी होता है। यह स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा, अगर हम इधर जैसे हमने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया वैसे हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करें, इधर हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करें स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इधर हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म हमारा नॉर्मलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर्मलिटी। क्योंकि नॉर्मलिटी क्या होती है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलेंगे? नॉर्मलिटी बोलेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो स्ट्रेंथ के 2 फार्मूले आ गए, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट या स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट फॉर सेम सोल्यूशन। और इससे भी क्या होता है, हम दोनों को अगर स्ट्रेंथ सेम है तो ये भी सेम होगा। मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, या मॉलिक्यूलर वेट को इधर नीचे पहुंचा दो, इक्विवेलेंट वेट को इधर नीचे पहुंचा दो तो नॉर्मलिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, नॉर्मलिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मोलैरिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऐसे टर्म हो सकता है। यहाँ पे आपको एक सावधानी रखनी है, क्वेश्चन का मतलब होता है सावधान। स्ट्रेंथ इज नॉट डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होती है? मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये होती है मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ मास ऑफ सोल्यूट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर लीटर, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन। 1 किलोग्राम सोल्यूशन में किसी भी सोल्यूट के जितने मिलीग्राम प्रेजेंट होते हैं वो उसकी ppm स्ट्रेंथ कहलाती है। या हम कह सकते हैं, अगर इसको फार्मूले की टर्म में लिखना चाहे तो ppm, किसी भी सोल्यूशन की ppm कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶। वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में लिखना है, वेट ऑफ सोल्यूशन भी ग्राम में लिखना है इंटू 10⁶। वेट ऑफ सोल्यूशन के प्लेस पे वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट हम ग्राम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हर जगह आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 600 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड ओजोन वे 1 ग्राम एट NTP, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर। एक हमारा O2 और ओजोन का मिक्सचर है जो कि 600 ml है जिसका NTP पर मास 1 ग्राम है। अब हमें दोनों का वॉल्यूम अलग अलग फाइंड करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ ओजोन हमने कंसीडर कर लिया है x ml है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 600 - x ml हो जाएगा क्योंकि ml में दिया है। अब आपसे ये भी कहा गया है कि वो जो वॉल्यूम है O2 का और ओजोन का, उसका अगर मास देखा जाए तो 1 ग्राम है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस वॉल्यूम ऑफ ओजोन, उसका भार जो है 1 ग्राम है। तो वॉल्यूम इसका 600 - x है, ओजोन का कितना है? x है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो 600 - x ml है इसका मास फाइंड कर लेते हैं, x ml का मास फाइंड कर लेते हैं और वो दोनों मास का जो सम है वो कितना है? 1 ग्राम हो जाएगा। देखो कितना आसानी से हम फाइंड कर लेंगे। फॉर O2
सिंस वन मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22,400 ml होता है, और इसका मास कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम। किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 22,400 ml का वेट होता है STP पर। तो O2 जो है 22,400 ml, O2 का वेट कितना है 32 ग्राम NTP पर। तो यहाँ पे O2 कितना है 600 माइनस x ml है, तो 600 माइनस x ml का वेट कितना होगा 32/22,400 इंटू 600 माइनस x, ये ग्राम हो गया। क्लियर। तो इतना जो ml है इसका मास ग्राम में कितना हो गया, इतने ग्राम हो गया। ऐसे ओजोन के लिए देख लेते हैं। 1 मोल ओजोन, 1 मोल कोई भी गैस हो 22,400 ml होती है, और उसका मास उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 48 ग्राम। तो 22,400 ml ओजोन वेट 48 ग्राम एट NTP। तो यहाँ पे x ml है, x ml के बाहर कितना होगा, इतने ग्राम होगा। तो 600 माइनस x ml, O2 का मास इतने ग्राम हो गया, x ml ओजोन का मास इतने ग्राम हो गया, और दोनों का मास का जो सम है वो 1 ग्राम है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। तो दोनों को ऐड कर लेंगे 1 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 200 ml आएगी, और वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना हो जाएगा 6x था 200 ml, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा 600 माइनस x, 600 माइनस 200 400 ml, दोनों का सम 600 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ये इक्वेशन आपकी बन गई, इसको x की वैल्यू आपको खुद सॉल्व करना है, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आपको खुद करना है। ठीक है। इसके बाद एक कंपाउंड है, सेकेंड क्वेश्चन, ए कंपाउंड MO कंटेन्स 40% ऑक्सीजन, इसमें 40% ऑक्सीजन है। फाइंड आउट एटॉमिक वेट ऑफ M एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MO। कोई दिक्कत नहीं। तो उसका फार्मूला MO दिया गया है, मतलब एक एलिमेंट और एक ऑक्सीजन है। तो ये अगर 20% ऑक्सीजन है तो ये कितना 80% है, और एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है। ठीक, तो 16 ग्राम है। तो अब आप ये बताओ 16 20% इक्विवेलेंट है, तो 80% कितना होगा 64 होगा। कैसे, 16 को 20% कहा गया है, तो 80% कितना होगा 80% 20 का 4 टाइम है, तो यहाँ पे इसका 4 टाइम 16 का 4 टाइम 64 हो जाएगा। तो 64 प्लस 16 80 ग्राम पर मोल, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 80 ग्राम पर मोल आ गया, और M का एटॉमिक मास कितना आ गया 64 आ गया बच्चों। क्लियर। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल 64 ग्राम पर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MO 80 ग्राम पर मोल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटेलिक ऑक्साइड जिसका फार्मूला M2O3 है कंटेन्स 40% ऑक्सीजन, फाइंड आउट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M2O3। ये भी बहुत ईजी सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखो कैसे करेंगे भाई। M2O3, O3 में ऑक्सीजन 40% है, तो ये 60% होगा, उसमें दो राय नहीं है। अब आप ये बताओ 40% में O3 है, तो 3O का मास टोटल कितना होगा 48 ग्राम होगा। तो 48 ग्राम को 40% कहा गया है, तो यहाँ पे कितना मास होगा उसको 60% हो जाए, तो यहाँ पे लिख दो सिंस 40% इज इक्विवेलेंट टू 48, then 60% will be equivalent to 48/40 into 60 that is 72। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72 x% आ जाएगा। अब आप ये बताओ 72 तो है, लेकिन 72 2m का मास है, तो m का मास कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो m का एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 36 ग्राम पर मोल, लेकिन M2O3 का जो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 72 प्लस 48 120 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह हम इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट और मेटल का एटॉमिक मास हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटेलिक नाइट्राइड जिसका फार्मूला M3N2 है कंटेन्स 40% नाइट्रोजन, फाइंड आउट एटॉमिक वेट ऑफ M एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M3N2। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब अगर नाइट्रोजन 40% है तो मेटल किसमें कितना होगा 60% होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक्चुअल अगर नाइट्रोजन देखा जाए तो नाइट्रोजन के 2 एटम है, 2 एटम का मास कितना होता है 14 × 2 28 ग्राम पर मोल होता है। 28 को इन्होंने 40% कहा है, तो 60% कितना होगा, तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। सिंस 40 इज इक्विवेलेंट टू 28, देन 60 विल बी इक्विवेलेंट टू 80/40 दैट इज 42। तो ये आ गया 42, 60% की जो वैल्यू आ गई 42 आ गई। अब अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M3N2, तो 42 प्लस 28 दैट इज 70 ग्राम पर मोल आ गया। एटॉमिक वेट ऑफ M पूछा जाए तो यहाँ पे जो 42 है वो 3 मेटल का है, मतलब 3 मेटल के 3 एटम है, तो 3 एटम का मास 42 है, तो एक का कितना होगा 14 होगा, तो 14 ग्राम पर मोल मेटल का एटॉमिक मास आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों,
ए कंपाउंड कंटेन्स 2% ऑक्सीजन, फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड। अब आप ये बताओ 2% ऑक्सीजन है, ठीक, और ऑक्सीजन में कम से कम ऑक्सीजन का एक एटम तो होगा ही होगा, और एक एटम का मास कितना होता है 16 ग्राम होता है, उससे कम तो होगा नहीं। तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हो 2 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 2 ग्राम ऑक्सीजन 100 ग्राम में प्रेजेंट है, तो 16 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगी 800 में, कितने में 800 में। तो उस कंपाउंड का जो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा 800 होगा बच्चों, कितना होगा 800 होगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मीथेन की फाइंड करोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 0.1 मोल आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, CH4, कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के 4 हैं, टोटल 10 हैं। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0.1 इंटू Na इंटू 10, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ml वाटर हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो इसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें मोल फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो 1 ml का मास फाइंड करो। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1 ml इंटू 1 ग्राम पर ml, ml से ml कैंसिल हो गया, 1 ग्राम, 1 ml का मास कितना हो गया 1 ग्राम हो गया। ठीक। अच्छा, 18 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। बच्चों किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1 मोल का होता है और 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, आंसर आ गया सीधा सीधा। ठीक। नेक्स्ट है हमारा मास मास रिलेशनशिप। आपको याद होगा वेट बाय वेट बताया गया था, या मास दिया जाए और मास पूछा जाए, इसको बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। वॉल्यूम दिया जाए, वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। वेट दिया जाए, वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम दिया जाए, वेट पूछा जाए, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले मास मास रिलेशनशिप के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हाउ मच KCl इज फॉर्म बाई कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम KClO3। 10 ग्राम KClO3 की कंप्लीट डिकम्पोजिशन से कितना KCl बनेगा। तो इसकी बैलेंस रिएक्शन आपको बच्चों खुद पता होना चाहिए। 2 KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2। 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड कर लोगे 122.5, टोटल आ जाएगा 245 ग्राम। यहाँ पे 2 इंटू 74.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट 149 ग्राम आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से कितने ग्राम KCl मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड से कितना KCl मिलता है, 149 मिलता है। तो 10 ग्राम से कितना मिलेगा, 149 अपॉन 245 इंटू 10, दैट इज समथिंग आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग मास फाइंड कर लेंगे कितना प्रोडक्ट मिलेगा, कितने ग्राम रिएक्टेंट से। एक क्वेश्चन हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे कर लेते हैं। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने जनरल रिएक्शन लिख दिया, जो कि आपको हरदम याद रखना है। मान लो हमारा हाइड्रोकार्बन जिसका जनरल फार्मूला CXHY है, ये हमारा एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है। तो जितना कार्बन है उतना तो CO2 बनता है, और जितना हाइड्रोजन उसका जस्ट हाफ वाटर बनता है। अब इधर जो भी ऑक्सीजन आप ऐड कर लोगे उसके जस्ट हाफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू आएगी बच्चों x + y/4 O2। ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो CX है, HY है, उस केस में x + y/4 O2 लेना पड़ेगा, उस केस में x CO2 बनेगा और y/2 H2O बनेगा। अब एक अपना क्वेश्चन है 10 ml हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 40 ml CO2 एंड 50 ml H2O गैस, फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों एक हमने जनरल रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है। जनरल रिएक्शन फिर से हमने लिख दिया CXHY प्लस x + y/4 O2 x CO2 प्लस y/2 H2O। अब क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है 10 ml दिया गया, 40 ml दिया गया, 50 ml दिया गया, ठीक। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले हम करेंगे क्या कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स करते हैं, ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक।
वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स करते हैं। लेकिन उसके पहले हमें करना क्या है, हाइड्रोकार्बन के जितने ml दिए हैं उसको 1 ml में कन्वर्ट करना है। तो 10 ml को 1 ml में कैसे कन्वर्ट करोगे, 10 को 10 से डिवाइड करोगे। लेकिन इसको 1 बनाने के लिए जो काम इसमें करोगे वही काम आप सब में करना पड़ेगा। तो 10 को 1 बनाने के लिए 10 को 10 से डिवाइड करोगे, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 ml आ जाएगा, यहाँ पे 5 ml आ जाएगा। अब सिंस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इफ रेस्ट आर कांस्टेंट, तो अगर 1 ml है तो इसको 1 मोल कह सकते हो, 4 ml है तो 4 मोल कह सकते हो, 5 ml है तो 5 मोल कह सकते हो। ठीक, तो कहने का मतलब 1 ml जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो 4 मोल CO2 देगा और 5 मोल क्या देगा, वाटर देगा। लेकिन हमारी बैलेंस इक्वेशन में क्या है कि 1 मोल हाइड्रोकार्बन x मोल CO2 देता है और y/2 मोल H2O देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल से जितना CO2 मिलता है वो x की वैल्यू है, और यहाँ पे 1 मोल से कितना मिला, 4 मोल मिला है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 आ गई। 1 मोल से जितने मोल वाटर मिलता है वो वैल्यू है y/2 की, तो यहाँ पे 1 मोल से 5 मोल मिला है, तो 5 इज़ द वैल्यू ऑफ y/2। तो कंपेयर कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि CxHy में 1 ml 1 मोल, x की वैल्यू 1 आ गई और y/2 5 है, तो y कितना है, 10 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग जो है फार्मूला हाइड्रोकार्बन का लिख देंगे C4H10। ठीक है, CO2/4 मोल है, 4 ml है, 4 ml को 4 मोल को हो गया, वो x की वैल्यू है। H2O 5 ml है, 5 ml को 5 मोल बोलोगे, वो 5 मोल क्या है, y/2 है, देन y = 10 है। वैल्यू पुट कर दोगे CxHy की, C4H10 हमारा आंसर आ गया। एक इसी तरह का बच्चों और क्वेश्चन हो जाए। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ml of hydrocarbon completely reacts with 25 ml O2 to form 20 ml of CO2 gas. Find the molecular formula of hydrocarbon। इसमें भी देखो बैलेंस रिएक्शन हमको जो पता है वो लिख दिया। क्वेश्चन में दिया गया 10 ml, अब इसका दिया गया, इसका 25 ml दिया गया, इसका 20 ml दिया गया। अब इसको जब 1 में कन्वर्ट करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे, ये 1 हो गया, फिर 10 से डिवाइड करोगे 2.5 हो गया, 10 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे, तो x की वैल्यू 2 आ गई 1 ml। ठीक, और x + y/4 कितना आ गया, 2.5 आ गया, तो x + y/4 क्या आ गया, 2.5 आ गया। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू, तो यहाँ पे x = 2 आ गया। देखो x = CO2, x 2 आ गया, तो x = 2 आ गया और x + y/4 कितना आ गया, 2.5 आ गया। यहाँ पे आप इक्वेशन बना दो, x + y/4 = 2.5, x = 2, सब्ट्रैक्शन करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 बचेगा, यहाँ पे y/4 आ जाएगा, y/4 0.5, y = 2 आ गया। अब y2 आ गया और x भी 2 आ गया, तो फार्मूला क्या हो गया, CxHy C2H2। तो इसका जो फार्मूला बन गया हाइड्रोकार्बन को क्या बन गया, C2H2। तो ये बच्चों हो गए कुछ वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल। इसके बाद कुछ और भी लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। ये जो आज मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनको आप खुद एक बार ट्राई करना अपने आप, जब ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना। इस मेरे यूट्यूब चैनल को बच्चों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ आज का अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से प्रेजेंट होंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी गुड वेरी मच।